सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अब आवाम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इतना बड़ा संग मील पाकिस्तान ने अगर अबूर कर ही लिया है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है, सो इसका फ़ायदा आवाम तक किस तरह से पहुँचेगा, किस तरह से माशी तौर पर पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? तो एक तो बात समझने की है कि जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, ग्रोथ इन पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान ने इस वक्त ईरान और अमेरिका ये इन दोनों के साथ आगे लेकर चलना है, तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। लेट्स बिकॉज ईरान पे बहुत बात हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका। देखिए, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। मैंने कई मरतबा कहा है कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत है इनटू अ मोर, जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिलेशनशिप, जिससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। मैं ये भी समझाता हूँ कि अमेरिका का एक ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के, नहीं कि वो हम उनको 6-7 अरब डॉलर की चीज़ें बेचते हैं, वो हमें 2-2.5 अरब डॉलर की चीज़ें बेचते हैं। तो हमें वो चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा चीज़ें बेच सकें। सो हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान मूव कर सकता है यूएस के साथ एज वी मूव अलॉन्ग। देखिए, पहले मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का एक क्रिटिकल लिंक है ऑन टेक्सटाइल मार्केट एक्सेस पार्टनरशिप। अभी आपने 12% एक टैरिफ का जिक्र किया। सो हमें कोई अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल उनके साथ करना चाहिए। सो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए हमें कि हम कैसे, बांग्लादेश ने अभी उनके साथ किया है कि जब उनकी कॉटन खरीदते हैं तो बांग्लादेश को एक कम टैरिफ की बुनियाद पर एक मार्केट एक्सेस मिलता है। जैसे अभी आपने सही जिक्र किया, मैंने वहीं से बात को आगे बढ़ाया। इसी तरह यूएस के साथ पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है, जिसको मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी, एआई एंड डिजिटल इकोनॉमी, वी आर ऑलमोस्ट मिसिंग दैट राइट नाउ, राइट? कि क्या स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होगा कि हम उसमें जा सकें। तीसरी चीज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है। चौथी चीज क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और आखिरी चीज मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड इनोवेशन है। ये तो एक फ्रेमवर्क की हमने बात कर ली जो अमेरिका का है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए, जिन मुल्कों ने और जिन इलाकों ने तरक्की की है, उन्होंने रीजनल ट्रेड को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। पाकिस्तान, इंडिया, ये जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन्होंने आपस में ट्रेड नहीं ना की, तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन क्या चीज अच्छी बना सकता है, दुनिया को बेच सकता है। हर चीज बनाते जाओ, हर चीज इंपोर्ट करते जाओ। पाकिस्तान के लिए ईरान को, अच्छा ये बताइएगा, ईरानी तेल की जो खरीदारी है उससे पाकिस्तान किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकता है? इनफॉर्मल ट्रेड तो कई अरसे से पाकिस्तान में हो रही है ईरानी तेल की, जो कि जिसको हम कहते हैं सस्ता ईरानी तेल, जब वो फॉर्मली हो जाएगी या उसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा तो कितना पाकिस्तान के लिए वो सूदमंद होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो वो है जो तेल यानी कि पेट्रोल आता है, बिकता है, उसको जब आप कर देंगे तो आपको जब बॉर्डर से क्रॉसिंग होगी तो ना सिर्फ आपको तेल एक कम दामों पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब पहली ही चीज ये देखिए। दूसरा, ऑफ कोर्स उस पर आप कोई टैक्स नहीं ले रहे पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान को उससे भी फायदा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पर डे एंटर करता है पाकिस्तान। दिस इज वर्थ लाइक नियरली $1 billion एनुअली। अभी भी पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज पे। सो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इससे एक फायदा होगा और फिर ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं आ रही होगी, बल्कि हम इसको फॉर्मलाइज करेंगे। दूसरी ये भी याद रखिए कि टेक्निकली ये बात भी दुरुस्त है कि हम उनसे क्रूड ऑयल मंगवाकर उसको रिफाइन भी कर सकते हैं। अब ये देखना है कि ईरानियन क्रूड क्या पाकिस्तान की रिफाइनरीज, जो कि बहुत पुरानी है और उनको हमने अपग्रेड नहीं किया, क्या उसमें यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई ऑपरेशनल एडजस्टमेंट की शायद जरूरत हो। हम जहां तक ताल्लुक था रशियन ऑयल का, वो नहीं इस्तेमाल कर पाए। इंडिया कर पाया बिकॉज उनकी जो रिफाइनरीज हैं वो ऑलरेडी अपग्रेडेड है। So let's hope कि depending on the crude grade that we get from there, ये इस्तेमाल हो सकता है। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें उनको भी बेच सकता है, जिसमें फूड, टेक्सटाइल, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आगे तक, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को हम कार कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक, इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी हमारे पास जायद है। सो दिस इज अ स्टोरी दैट पाकिस्तान कैन राइट।
बट मैं हमेशा बिल्कुल ये खाकान समझाने साहब, गुंजाइश तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो जाहिर है, हम सब जानते भी हैं। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात कर लें, ख़ास तौर पर पेट्रोल के हवाले से बात कर लें, तो अब जाहिर है आवाम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम 150 रुपये की गुंजाइश है कि अभी भी पेट्रोल पे कमी की जा सकती है। ये जो लेवी है ना, इसने पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही एक अजीब कशमकश में डाल दिया है कि इतनी लेवी लगा दी जाती है, इतने प्राइसेस नहीं होते। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी तो मजीद घट रहे हैं प्राइसेस। तो कितनी कमी की गुंजाइश अभी बाकी है और हुकूमत मजीद कितना रिलीफ दे सकती है अवाम को अगर चाहे तो? देखिए, एक तो बात यह है कि चूंकि अगले साल हमने उस लेवी को जो हमने नाफिज की हुई है, मैं समझता हूँ कि ये लेवी कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कुछ भी नहीं है। इसको लेवी कहें, कुछ कहें, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स जो लैंड क्रूजर वाला और मोटर बाइक वाला एक ही लेवल पे दे रहा है। इसको अगले साल हम कह रहे हैं 1677 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, इस साल शायद 1468 अरब के करीब, सो यानी कि 200 अरब रुपया ज्यादा कलेक्ट करेंगे। चलें, अभी आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि कीमतें नीचे आ जाएंगी तो हम 4-5 रुपए हमें ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे इस लेवी में। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, इस वक्त तो कीमत जो है वो खातिर खा तौर पे बिकॉज नीचे आ चुकी है और हम $70 के ब्रैकेट में आ गए हैं, 70 और $75 के ब्रैकेट में। एक खातिर खा रूम फर्दर कट का नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो क्रिएट हो गया। लेट्स होप कि हम ये कर पाएंगे और नेक्स्ट वीक जब आप देखें तो आपको प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आए। आप ये भी याद रखिए कि ₹2.5 की कार्बन लेवी है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप टू ₹5 नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 1 जुलाई। पर जो कि इंटरनेशनल कीमत कम है, रुपया स्टेबल है, यू कैन सी मार्क्ड प्राइस ड्रॉ डाउन नेक्स्ट वीक एज वेल। अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात कर लें तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान के साथ राबते करती हैं, हमारे वज़ीर आज़म जगह जगह के दौरे करते हैं, फिर MOU साइन होते हैं। मेरी बड़ी मईशत पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो फ़रोग पा रही है और बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आ रही है। सरमायाकारी सिर्फ किताबों तक और ये डॉक्यूमेंट्स तक तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अमली इकदामात या ग्राउंड पर अगर हम देखें तो बड़ी सारी कंपनीज़ अमेरिकन भी ऐसी हैं जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात और अमली इकदामात होते हुए नज़र नहीं आए। हमें इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% पे है, ये कई दिहाइयों की लो पे खड़ा हुआ है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। FDI पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, 1.5 अरब पौने 2 अरब डॉलर आती है इस साल। पिछले साल के मुताबिक शायद 25% कम है जो पहले 11 माह का डेटा आया है। वैसे भी FDI का टोटल कंट्रीब्यूशन इज वेरी लिटिल। सो मैं हमेशा ये भी बात बड़ी कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही ढूंढनी है। यानी कि 14% ऑफ GDP का मतलब है कि 64 अरब डॉलर की पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है हर साल। उसमें से जो FDI का शेयर है वो 1.5 पौने 2 अरब डॉलर का है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट में भी जो FDI का शेयर है वो तकरीबन 2 से 3% का है। सो FDI जरूर आनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए, मैनेजरियल चेंज के लिए, एक्सपोर्ट क्रिएशन के लिए। असल बात यह है कि जो हमें डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, प्राइवेटाइजेशन करना, टैक्स को कंपेटिटिव करना दुनिया के लिए, ताकि लोग इंटरेस्टेड हों जो पाकिस्तानी हैं वो इस मुल्क में डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। फिर वो खुद ही ढूंढ लेंगे बाहर का पार्टनर जो कि जाकर वो चीज़ उनके साथ बाहर बेच सके। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का निज़ाम है वो सेविंग्स पे भी डिपेंडेंट है, और सेविंग्स के जो हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं ना ज़राए हैं वो भी बहुत कम है। ये दिस रिक्वायर्स हार्ड वर्क इफ वी हैव टू मूव ऑन दिस। आई एम रियली होपिंग कि आने वाले महीनों में हम ये काम कर पाएंगे, बिकॉज इसके बगैर पाकिस्तान का जिसे आप कहते हैं ना ग्रोथ, जॉब्स, प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, ये चारों मसाइल नहीं हल हो सकते जब तक इन्वेस्टमेंट टू GDP कम से कम 20-22% पे नहीं चला जाता। हालांकि इंडिया, चाइना और अगर ईरान से तेल आता है तो इंपोर्ट बिल पर कितना फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान के लिए? इंपोर्ट बिल पर देखिए ना, फर्क तो इस तरह पड़ सकता है कि एक तो रवानी से तेल आएगा, एक जो है इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, सो यू कैन सेव क्रिटिकली। और तेल जो ईरान में है वो चीपर है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि वो किस ग्रेड का तेल है और वो कितना और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस that need to be answered, and authorities have to put
जिसे मैं कहता हूँ ना, आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्ट टीम्स पुट टुगेदर करनी पड़ेंगी, ईरान के केस में भी और अमेरिका के केस में भी, इफ यू रियली वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप दैट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दीज कंट्रीज। आई थिंक पाकिस्तान की में एक अपॉर्चुनिटी दोनों ममालिक के साथ ओपन हो गई है ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की, पर वो फ्रेमवर्क क्या होगा दैट स्टिल इज वेरी वेरी फार अवे। और हमारे स्ट्रक्चर क्या उस फ्रेमवर्क को जिसे कहते हैं सहारा देंगे या आगे बढ़ाएंगे, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू राइट। वरना आप मुझे 2 साल बाद इंटरव्यू करेंगे, आप कहेंगे आपने तो कहा था कि ये सब चीजें होंगी। इसलिए मैंने ये कैवियाट दिया है, अगर रिफाइनरीज क्रूड ही नहीं वो कर सकेंगी तो उस क्रूड का फायदा ही नहीं होगा। जैसे रशिया के केस में आपने सारी गुफ्तगू की, मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस ग्रेड का वो क्रूड है वो पाकिस्तान रिफाइनरीज की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको रिफाइन कर सकें, ऐसा ही हुआ। सो दीज थिंग्स हैव रियली टू अच्छा सर लास्टली ये बता दीजिएगा, खाकान साहब लास्टली ये बता दीजिएगा कि ये जो जंग अभी पूरी गुजरी है, जाहिर है इसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा सब कुछ फेस किया है, पूरी दुनिया ने फेस किया है, तो इससे हम क्या लेसन अखज़ कर सकते हैं कि हमें जो तवानाई का शोबा है उसके लिए अब हमें सोलर की तरफ मुंतकिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम तेल पर तो इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता कि आगे क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, तेल की कीमतें मजीद कहाँ जाती हैं। इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिजनाइजेशन, पन बिजली, जो विंड कॉरिडोर्स हैं सिंध में, जो सोलर को अब हमने बना तो लिया है 25 से 30 हज़ार मेगावाट, पर उसको सोडियम और लिथियम आयन बैटरी से सेव किस तरह करना है, विंड कॉरिडोर्स, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइज लोकल रिसोर्सेस हो, पूरी मुल्क को इलेक्ट्रिक पे मूव करना, गैस को इस्तेमाल करना बेटर एफिशिएंटली रादर देन हमारे घरों में ज़ाया करना। और फिर सबसे बढ़ के ये बात है कि किस तरह हम गैस के जो ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त करें, हम पेट्रोकेमिकल्स के जो ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त करें। ये सारा काम हमने 20, 25, 30 साल में नहीं किया, और पता ये चला कि जब वॉर सिचुएशन में गए तो 1% का भी हमारे पास रिजर्व नहीं था, जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं। यू कांट रन अ कंट्री लाइक दैट। सो बहुत कुछ सीखा है हमने ये सब कुछ कोविड में, आखिरी बात ये करूंगा, सीख लिया था। तब भी हम यही कहते थे, यू नीड टू हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यू नीड टू हैव हाई इंडिजिनाइजेशन, and you need to move out of many sources of energy at Maruf's house and move to only one single source, which is electricity. गाड़ी भी उसी पे चलाएंगी, पानी भी उसी पे गर्म करेंगी, चूल्हा भी उसी से जलाएंगी, हीटिंग भी उसी से करेंगी। That is Pakistan's way forward. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।